तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और कर ही रहे होंगे आने वाले एग्ज़ाम की, चाहे वो आपका यूपी में हो, चाहे आपका बिहार में जो आपका बीपीएससी 4 आने वाला है, चाहे उसकी आप तैयारी कर रहे होंगे। आज लेकिन जो आपकी क्लास रहने वाली है वह है सीटेट की, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछली बार सीटेट फेल हो गए थे। और अगर उसमें बात करें तो सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे लोगों के बहुत ही कम नंबर आए थे। तो आज हम लोग अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं एसएसटी की, जिसमें हम लोग कम से कम 1000 क्वेश्चन करेंगे और 20 या 25 क्वेश्चन एक क्लास में किया करेंगे। धीरे धीरे कर करके हो सकता है कि 10, 15, 20 दिनों में अपने ये क्वेश्चन हम पूरे कर लें। तो आप लोगों को लगातार चैनल पे बने रहना है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद में आपको रोज़ ये क्लास मिलती रहेगी एसएसटी की। आप लोग देखिएगा कि पिछले कम से कम 10 सालों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आज से हम लोग अपने लगातार वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार बने हुए हैं। वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो क्वेश्चन एक बार बना उसके बाद में दोबारा नहीं बना हो। हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में एक से ज़्यादा बार, यानी 3, 4 या फिर 5 बार तक लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक आप लोगों को करना है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से पुरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। आपको बताना है यहाँ पर जो 4 स्थल दिए गए हैं पुरा पाषाण युग के, इनमें से वह कौन सा स्थल है जिसमें चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। क्या वो कोल्डी हवा है, इनाम गांव है, ब्रह्मगिरी है या फिर हुंसगी है। निम्नलिखित में से कौन से पुरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? हुंसगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुंसगी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बना है और बहुत सारे लोग इसको गलत करके आते हैं। सभी क्वेश्चन हम करेंगे लगातार। आपको पता है 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और पिछले कम से कम 8 से 9 साल के जितने भी क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में वो सभी हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, देखिए, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो सभी लोगों को आंसर करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इनमें से वह कौन जिसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। क्या बेगम अनीस किदवई हैं, मुमताज़ अली हैं, हजारा बीबी इस्माइल हैं या फिर बेगम रुकैया शखावत हुसैन हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। कौन है? मुमताज़ अली हैं। कौन है? मुमताज़ अली, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। लिखा है, मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि। पहला ऑप्शन दिया है वो लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। जबकि दूसरा ऑप्शन है वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। जबकि तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नज़र में आ पाए। जबकि चौथा ऑप्शन है वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। तो आपको बताना था कि मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी क्यों है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका है ऑप्शन नंबर 1। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया था इस क्वेश्चन के लिए उनका सबका बिल्कुल सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है, यदि ग्रीनविच यामयोत्तर समय दोपहर 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो आप लोगों को आंसर करना है यहाँ पर। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। क्या इसका सही आंसर रहने वाला है? तो हमें पता है कि 1 डिग्री जब देशांतर होता है तो 1 डिग्री बराबर कितने के होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। कितने? 4 मिनट के बराबर होता है 1 डिग्री। तो यहाँ पर बात की जा रही है आपके 45 डिग्री पूर्वांतर की। तो 45 गुणे 4 जब हम करेंगे तो कितना निकल के आएगा? तो निकल के आएगा आपका 180। कितना आएगा? 180। यहाँ पर 180 मिनट आपके बन रहे हैं। बात की जा रही है 12 बजे का। 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? तो 12 बजे में जब हम 180 मिनट जोड़ेंगे तो कितने घंटे बनेंगे? 3 घंटे और बन जाएंगे, यानी कि 12 के बाद में 1, 2, 3, यानी कि 3 बज रहे होंगे उस समय। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। तो 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट होते हैं 1 डिग्री देशांतर में। यहाँ पर 45 डिग्री की बात की गई थी तो 45 गुणे 4 यानी 180, और इसका हो जाएगा आपका 3 बजे अपहर।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 5। कौन सा है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर आप लोगों को करना है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो फटाफट आपको बताना है कि वह कारण कौन सा रहने वाला है जिसके कारण समुद्री गुफाओं के निर्माण होते हैं। पहला है तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, दूसरा है पवन अपर्दन, तीसरा कारण है मानव निर्मित गतिविधि, जबकि चौथा है सेलों का गिरना। तो बताइए इन चारों में से वह कारण कौन सा है जिसके द्वारा समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए और आंसर कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। लिखा है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। आपको पता है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, यानी कि ये जो बीच में रेखा है ग्लोब के, इसको क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त या फिर कर्क रेखा। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। इसको कहते हैं विषुवत रेखा, ये जो बीच में होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 7। पढ़िए और आंसर कीजिए क्या इसका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन है अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही रहने वाला है? पहला आंसर दिया है उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, जबकि दूसरा आंसर दिया है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, जबकि तीसरा दिया है दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, जबकि चौथा ऑप्शन दिया है कर्क रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर 2, मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर के गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? दक्षिण गोलार्ध से होकर के गुजरती है आपकी मकर रेखा। ऊपर की साइड में देखा जाए तो गोलार्ध होता है उत्तर, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, यानी कि जो मकर रेखा होती है वो गोलार्ध के नीचे साइड से होकर गुजरती है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर के गुजरती है, ना कि ऊपर की तरफ, यानी उत्तर की तरफ से नहीं गुजरती है, नीचे की तरफ से गुजरती है, जिसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, और आपको बताना है ये जो नीचे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से कथन ग्लोब के बारे में सही रहने वाले हैं। पहला ऑप्शन है ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएँ खींचे गए हैं। दूसरा ऑप्शन है यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, जबकि तीसरा ऑप्शन है यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, जबकि चौथा ऑप्शन है यह अंडाकार आकृति में है। आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन से सही हैं। ऑप्शन सबसे नीचे दिए गए, यहाँ से उत्तर आपको देना है। फटाफट आप लोग आंसर कीजिएगा एक बार, इनमें से कौन सा सही रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ग्लोब एवं अक्षांश और देशांतर रेखाएँ खींचे, यानी कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएँ खींचे गए हैं। उसके बाद है यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में, ये भी सही है। उसके बाद यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये भी सही है। ये अंडाकार आकृति में है, यह आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो आपका ए बी सी है ऑप्शन नंबर 4 में, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़िए और आंसर कीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। लिखा है समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो समताप मंडल है आपका, उसकी जो परिस्थितियाँ होती हैं वे हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए अच्छी होती हैं, इसका कारण क्या रहने वाला है। पहला ऑप्शन है उच्च वायुदाब, जबकि दूसरा ऑप्शन है निम्न वायुदाब, जबकि तीसरा ऑप्शन है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, कि चौथा ऑप्शन है आंधी वाली परिस्थितियाँ, यानी कि तेज़ पवन वहाँ पर चलती हैं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कारण सबसे सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है समताप मंडल, इसीलिए हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे जो अच्छी परत है वो मानी जाती है समताप मंडल। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। इसको पढ़िए और इसका आंसर आप लोगों को करना है मिलान के द्वारा। फटाफट सभी लोग बताइए क्या सही होगा। कॉलम
फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। ओजोन परत आपकी कहाँ पर पाई जाती है? आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग इसका बहुत ही आराम से मिलान कर सकते थे। उम्मीद है आप लोग इसका मिलान बहुत ही आराम से कर लेंगे। फटाफट करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो हमें पता है कि ओजोन परत हमारी जो है पाई जाती है कहाँ पर? समताप मंडल में, यानी ऑप्शन नंबर ए का मिलान करना है 3 से। दूसरा आपका यहाँ पर दिया गया है रेडियो प्रेषण जो है वो होता है बाह्य वायुमंडल में होता है, यानी बी का करना है 4 के साथ। उसके बाद में आपका दिया है मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। उसके बाद डी है पतली वायु जो होती है वो होती है बहिर्मंडल में। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ से देख करके बताने हैं नीचे जैसे हमने मिलान किया है, यानी कि पहले का तीसरा। तो पहले का तीसरा देख लीजिए, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है, बाकी किसी में भी नहीं है, तो ये सभी कट जाएंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही है। बाकी अगर आपको कुछ भी नहीं पता था, अगर आपको सिर्फ इतना पता था कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे बहुत ही आराम से। उम्मीद है सभी का ये क्वेश्चन हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। ऊर्जा संसाधनों के बारे में इनमें कौन सा कथन ऐसा है जो कि सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा है, जबकि तीसरा ऑप्शन ज्वारीय ऊर्जा समाप्य ऊर्जा होती है, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, जबकि चौथा ऑप्शन है पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। तो आपको बताना है कि ऊर्जा संसाधनों पर सत्य कथन इनमें से कौन सा रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य ऊर्जा होती है, ये आपका गलत है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर असत्य पूछा गया है, तो असत्य यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है, बाकी तीनों आपके सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। क्या जलमार्ग है, रेल मार्ग है, वायुयान है, या फिर सड़क मार्ग है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब आया था तो बहुत सारे लोग इसका रेल मार्ग कर करके आए थे, और यह जो आंसर था ये आंसर की जब आई थी उसमें गलत हो गया था। यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह है जलमार्ग। क्या हो जाएगा? जलमार्ग यहाँ पर माना गया था बोर्ड के द्वारा। बाकी आपका रेल मार्ग वायु वाला तो सबसे महंगा ही है, सड़क मार्ग भी आपका महंगा है, जो सबसे सस्ता है वो है जल मार्ग। उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा, जल मार्ग यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर है। सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए इसमें क्या सही होने वाला है। लिखा है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह है, इनमें से आपको बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है अनवीकरणीय संसाधनों का, दूसरा ऑप्शन है नवीकरणीय संसाधनों का, जबकि तीसरा ऑप्शन है मानव निर्मित संसाधनों का, और जबकि चौथा ऑप्शन है अजैव संसाधनों का। तो फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो हमें पता है कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का अगर हम प्रयोग करेंगे तो अपने पर्यावरण को सबसे सेफ हम रख पाएंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, पढ़िए और आंसर कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? क्या अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 14 है, या फिर अनुच्छेद 20 है? फटाफट सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको पता ही है कि अनुच्छेद नंबर 21, यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 21 में ये सभी चीज़ें कही गई हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसका जो आंसर है वह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 21। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? यहाँ पर 4 सेवाएं दी गई हैं, आपको बताना है इनमें वह कौन सी सेवाएं इनमें से हैं जिनको सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। पुलिस सेवाएं हैं, न्यायिक सेवाएं हैं, शैक्षिक सेवाएं हैं, या फिर निर्माण सेवाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोगों को करना है यहाँ पर। तो हमें पता है कि जो पुलिस सेवाएं हैं, न्यायिक सेवाएं हैं, शैक्षणिक सेवाएं हैं, ये सभी कैसी हैं? सार्वजनिक सेवाओं में आती हैं।
सभी का इनके ऊपर अधिकार होता है, हक होता है, लेकिन जो निर्माण सेवाएं हैं ये सभी के अधिकार में नहीं आती है। निर्माण जो व्यक्ति करवा रहा है उसी का हो रहा है, ना कि सबका हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ABC सही है। तो ABC आपका है 4 वाले में, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका आंसर ABC सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। इनमें कौन कौन से कथन सही दिए गए हैं। दिया गया है नीचे 2 कथन AB खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। आपको इनको पढ़ना है और आपको बताना है इनमें क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत है, या फिर एक A सही है B गलत है, या फिर B सही है A गलत है। यहाँ पर A दिया गया है 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जबकि B दिया गया भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य की स्थिति पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। तो आपको बताना है क्या इनमें दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं, या फिर एक सही है B गलत है, या फिर B सही है A गलत है। इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा A सही है परंतु B गलत है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। A इसमें सही क्या है, 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर A यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ये। लेकिन जो आपका B वाला है इसमें गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको भी आप लोग पढ़िए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही हैं। आपको बताना है कि जो बुद्ध के उपदेश हैं उनके संबंध में इनमें कौन से कथन सही हो जाएंगे। पहला है हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं, जबकि दूसरा ऑप्शन है हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं, जबकि तीसरा ऑप्शन है एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन कौन से कथन सही हैं यहाँ पर बुद्ध के उपदेश से संबंधित जो रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि A और B आपके यहाँ पर सही हैं, जबकि आपका C वाला यहाँ पर सही नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए क्या सही होगा। क्वेश्चन लिखा है खुदा की रचना के खाते में, क्या है क्वेश्चन, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था। दिद्दा के लिए, रजिया के लिए, गौतमी के लिए, या फिर रुद्रमा देवी के लिए। खुदा की रचना के खाते में इसका सही आंसर है रजिया, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, रजिया हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन है रजिया से संबंधित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। सही नहीं आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर बहुत ही आराम से करिए और देख करके करिए। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में आप लोगों को बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं। तो महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला लिखा है आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देने होती थीं, जबकि दूसरा लिखा है व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। तीसरा ऑप्शन है ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था, जबकि चौथा ऑप्शन है चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो सही नहीं था वो है ऑप्शन नंबर 3, इसीलिए इसका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है। यानी ज़्यादातर फसल पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था, इसमें यही गलत है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। 1, 2 और 4 वाला सही था और यहाँ पर तीसरा वाला गलत था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपके यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से सही हुए होंगे, कम से कम 15 क्वेश्चन आपके सही निकले होंगे। बाकी जो आपकी क्लास है वो आपको डेली मिला करेगी और उम्मीद है आप लोगों के यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले कम से कम 6 से 8 सालों के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बने हैं। और क्वेश्चन जो एक बार बना है उसको हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन कई बार बने हैं आपके एग्ज़ाम में हम उनको यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर लगातार बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके बहुत काम की यहाँ पर क्लासें होने वाली हैं सामाजिक विज्ञान की, और भी कई सारी हम आपके लिए क्लास लाते रहते हैं। चाहे आप सुपर टेट देने वाले हों, चाहे आप बिहार का एग्ज़ाम देने वाले हों, यानी कि जीके और जीएस की भी यहाँ पर आपको क्लासें लगातार मिलती रहती हैं। तो चैनल आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है।
फिलहाल आपको मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।